नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। रामनगर में वन भूमि अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। कोसी नदी किनारे रहने वालों को हटाने की चेतावनी दी गई। मुनादी के बाद लोगों में गुस्सा दिखा और मायूसी दिखी। मायूसी 20 साल से बसे परिवार में दिखी। अब बेघर होने की कगार पर हैं परिवार के लोग। पुनर्वास की मांग पर स्थानीय लोग अड़े हुए हैं। वन भूमि बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में कोसी नदी किनारे वन भूमि पर अतिक्रमण कर झोपड़ियां और मकान बनाकर रह रहे लोगों को जल्द ही अपने आशियाने हटाने होंगे। इसके लिए प्रशासन ने गुरुवार को मुनादी कराकर चेतावनी दी है। अगर खुद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पीले पंजों से कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि कोसी नदी के आसपास वन भूमि पर रहने वाले स्थानीय लोगों के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में मायूसी है। करीब 20 सालों से रह रहे लोग अब परेशान हैं। बातचीत के दौरान लोगों की आंखें भर आईं और वे मायूस नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चंद पैसों की खातिर जिन लोगों ने उन्हें स्टाम्प पर वन भूमि बेची है, प्रदेश सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। साथ ही लोगों ने कहा कि प्रशासन उजाड़ने से पहले कहीं बसाने की व्यवस्था करे। चंद दिनों की मोहलत देना कोई औचित्य नहीं है। इतने कम दिनों में हमको दूसरा ठिकाना कैसे ढूंढेंगे? प्रशासन इस पर विचार करे। ग्रामीणों की मांग है कि पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, फिर उन्हें यहां से विस्थापित की जाए। 1968 में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया थे, जो कि कुछ पहाड़ से लोग आए, कुछ प्लेन से लोग यहाँ पर आए, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में ये हुआ करता था। तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले बसा हुआ ये गांव है। ये टचिंग ग्राउंड तो बाद में बना, इसका तो हमने विरोध भी किया, बल्कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे आबादी के बीच में आप ये कचरा यहाँ पर मत डालिए नगर पालिका का। लेकिन ये डाला गया और नगर पालिका ने हमें लिख करके दिया। नोटिस दे गए हैं। हम यहाँ 97 में हम कागज बनवा के लाए, तब हमें सरकार ने हमें रोक दिया। और फिर हमें सन 4 में अपने हाथ से खुद बनवा के कागज लाई, तब हमें रोक दिया। सन 6 में हमने कागज बनवाए, तब हमें क्या नाम है हमने रोक दिया। सन 8 में हमें रोक रहे। अब क्यों हमें परेशान करा जा रहा है? हमें जगह दी जाए, हमें कहीं भी जगह दी जाए। हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में बच्चों को लेके? हम जवान साहब बूढ़े हो गए, कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? सरकार को सोच चाहिए, जब भी हमें हटा दिया जाता, आज इतनी नौबत क्यों आती? आवास की मांग पर स्थानीय लोग अड़े हैं। उनका कहना है कि पहले जगह बनाई जाए, उसके बाद ही हम विस्थापित करेंगे। 20 साल से बसे परिवारों को अब बेघर होना पड़ रहा है, बेघर होने की कगार पर हैं। वन भूमि अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। कोसी नदी किनारे रहने वालों को हटाने की चेतावनी दी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबू मक्कर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बताइए, पुछड़ी क्षेत्र में इस समय ग्राउंड पर हालात कैसे हैं? देखिए, पुछड़ी में जो हालात है इस समय, वहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। वहाँ राजस्व और पुलिस और वन विभाग की टीमें जो है रात से ही लगभग वहाँ पर तैनात हैं और भारी मात्रा में जो है वहाँ पर पुलिस तैनात है, क्योंकि अब ये अंतिम चरण है जिसको जब ये अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाना है। क्योंकि लगातार एसडीएम ने एसएसपी नैनीताल से जो है मांग की गई थी कि हमें फोर्स दी जाए, क्योंकि हमें ये अतिक्रमण जो है पूरी तरीके से हटाना है। तो वो लगातार जो है फोर्सेज यहाँ पर पहुंच रही है। तो ग्राउंड जीरो पर जो हालात है वो बहुत ज्यादा जो है अपने बने हुए हैं और भारी मात्रा में जो पुलिस बल है यहाँ पर वो फिलहाल तैनात है। जी, प्रशासन ने जो मुनादी की है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, अंतिम चरण का ये अतिक्रमण हटाने का अभियान है। तो मुनादी के तौर पे यही कहा गया है कि जिन घरों को जो है पहले चरण में हटाना है, तो उन लोगों को जो है लास्ट ही वार्निंग दी गई है कि आप लोग इसको स्वयं खाली करा लें, नहीं तो हम इसको जेसीबी द्वारा तोड़ दिया जाएगा। जी, क्या प्रशासन के पास अभी कोई पुनर्वास की योजना है उनके लिए? देखिए, लोग जो है लंबे समय से पुनर्वास की जो है मांग उठा रहे हैं और अभी भी उन्होंने जब हमसे बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन ने हमारे कोई पुनर्वास की जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल प्रशासन का जो अभी मोटिव है वो फिलहाल अतिक्रमण को हटाने का है और पुनर्वास को लेकर अभी कोई भी व्यवस्था प्रशासन के पास नहीं है। वहीं इसी दौरान पुलिस की व्यवस्था कैसी रही, या पुलिस और वन विभाग की तैनाती कितनी थी?
देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है तैनात है। करीबन जो है कई जो है अपने बटालियन यहाँ पर है, और कई जो है अपने नैनीताल जिले पुलिस की है, और कई जो है उधम सिंह नगर और आसपास के जो जिले से हैं वहां से फोर्सेज मंगा करके यहाँ तैनात कर दी गई है, ताकि कोई भी जो है सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो सके। उसको लेकर यहाँ पे सारे इंतजाम फिलहाल पुख्ता है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इसी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया। वहीं स्वागत करते हुए उनके आगामी प्रशासनिक दायित्वों के लिए शुभकामनाएं। जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा की भावना से जुड़े ईश्वरीय कार्य के समान है। सीएम धामी ने कहा कि युवा अधिकारी राज्य की रीढ़ है और उनका उद्देश्य जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नवाचार, तकनीक और आधुनिक सोच को प्रशासन में अपनाने पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा, दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं को पहुंचाना अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिया कि शासन की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और अधिकारी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करें। खबर देहरादून से है, जहां धराली आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक घमासान अब और तेज हो गया है। बताते चले कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वहीं तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपदा के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और राहत बचाव कार्यों की खुद निगरानी की थी। साथ ही कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमों ने तेजी से काम किया, लेकिन कांग्रेस इन प्रयासों को स्वीकार नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने धराली और हर्षिल का दौरा कर साफ महसूस किया कि 4 महीने बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं और सरकार ने पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। साथ ही कांग्रेस का दावा है कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ न्याय करने में पूरी तरह विफल रही है। देखिए, जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे, वो वहां थे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। 4 महीने पहले घटी उस आपदा में थराली और हर्षिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहाँ पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके आवासीय मकान नष्ट हुए, उनको 5 लाख रुपए देकर अपने फर्ज की इतिश्री समझ ली गई। लोग इस बात से नाराज हैं कि जिन भवनों में वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, यात्रियों की सुविधा अर्जित करते थे और अपना कारोबार करते थे, उनको मुआवजे की श्रेणी से अलग रखा गया कि ये व्यापार था, इसलिए हम इसको मदद नहीं कर सकते। देहरादून में एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। बताते चलें, एक तरफ कांग्रेस एसआईआर को गलत बता रहा है, तो वहीं भाजपा इसे प्रदेश रहित के लिए मान रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि कांग्रेस का काम हर चीज को गलत बताना है। कांग्रेस को जनता के सरोकार से मतलब नहीं है, सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। कांग्रेस एसआईआर के विरोध में है, लेकिन एसआईआर डेमोग्राफी चेंज करने वालों से निजात दिलाने के लिए है। बताते चले कि कांग्रेस लगातार एसआईआर को लेकर मुद्दा बना रही है और वहीं एसआईआर डेमोग्राफी चेंज करने वालों से निजात दिलाने के लिए है, ऐसा कहा गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस लगातार सब गलत नहीं बताया एसआईआर को। कांग्रेस का तो काम ही गलत बताना है, अच्छा काम हो उसको भी गलत बताना है और बुरे काम हो उसको भी गलत बताना है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, उसे जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आज उनको क्या लगता है, अगर हमारी
SIR हो तो उनको क्या दिक्कत है भाई। आज अगर कुछ लोग अगर गलत तरीके से 2-2 जगह 4-4 जगह अगर वोट दे रहे हैं, अगर उनकी छानबीन करके अगर सही तरीके से उन सारी चीजों को जांचा परखा जा रहा है तो कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत हुई। लगता है कि कांग्रेस जिन लोगों के ऊपर राजनीति करती थी वो लोग गलत तरीके से वोट किया करते थे, इसीलिए शायद उनकी मंशा SIR ना कराने की है और उसमें वो राजनीति कर रहे हैं। उत्तरकाशी में शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों पर ब्लैक टॉप रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। बताते चलें कि उत्तरकाशी से हरसिल मुगवा और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो वहीं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने 2 धामों की शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों का निरीक्षण किया। हरिद्वार में संस्कृत भाषा को नई ऊर्जा और पहचान देने के उद्देश्य से उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 प्रमुख प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन शुरू किया गया, जहां विश्व संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से 900 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये वही प्रतिभागी हैं जो पहले विकास खंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता बने थे। बताते चलें कि राज्य भर के 13 जिलों से चुने गए प्रतिभागी अब उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में पूरे दिन संस्कृत के प्रति उत्साह, प्रतिस्पर्धा और आकर्षण का माहौल बना रहा। खंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में लगभग 55,000 बच्चों ने भाग लिया। उनमें से 15,000 विजयी प्रतिभागियों ने अगले चरण में जगह बनाई। इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी में संस्कृत के प्रति रुचि और संवाद की भावना को बढ़ावा देना है। ये प्रतियोगिता हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और 95 विकास खंडों से हमने जो प्रतियोगिता कराई थी वह सबसे पहले खंड स्तर पर होती है। इसके पश्चात जो जीते हुए सारे अभ्यर्थी होते हैं वे जनपद स्तर पर आकर प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तर पर जो जीत कर आते हैं उनकी राज्य स्तरीय यह प्रतियोगिता हो रही है। वर्तमान में 13 जिलों से सारे के सारे जो प्रतिभागी जीत के आए हैं, सारे उत्तराखंड के 13 जिलों का ये प्रतिनिधित्व हो रहा है। जमा क्षेत्र की प्रसिद्ध पुरानी शारदा देवहा पोशाक नहर इन दिनों बदहाली का शिकार है। लंबे समय से नहर की सफाई न होने से जिससे जल प्रवाह पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नहर की स्थिति को लेकर किसानों में भारी असंतोष बना हुआ है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में सहायक अभियंता द्वितीय शारदा खंड बरेली उमर खान ने कहा, जैसे ही उत्तराखंड सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होता है, विभाग नहर की सफाई और मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू कर देगा। सफाई होने पर किसानों को खेतों में पर्याप्त पानी मिलेगा और सिंचाई व्यवस्था सुचारू हो सकेगी। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि नहर के जाम होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे रबी सीजन की फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने दोनों राज्यों की सरकारों से समन्वय बनाकर जल्द से जल्द नहर की सफाई शुरू कराने की मांग की है। देखिए पूरी सिल्ट भरी पड़ी है, सामने दाएं बाएं पूरा भरा पड़ा है इसमें, ना इसमें सफाई है। और जब इसमें बाढ़ आती है पूरे नदी का पानी बाहर गिरता है इसमें नदी में पानी नहीं रहता है, यहाँ पूरा इधर गिर जाता है नीचे। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। पानी इसकी वजह से आता नहीं है, किसानों तक पहुँचता नहीं है दूर दूर तक। अब पूरा आप अगर 1250 रिस्टोरेशन हम लोग अगर कराते हैं तो आगे जो देवा नदी पड़ती है, देवा नदी में आपने देखा होगा कि भाई एनक्रोचमेंट उसके दोनों तरफ से है, दोनों बैंक की तरफ से एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से इस नहर को हम 1250 क्यूसेक से चला ही नहीं पाएंगे। और सन 2000 का एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक आदेश भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको इस तरह चलाना है कि किसान की खेती ना डूबे उस पर और वो डूब क्षेत्र से बाहर रहे। तो उस तरह चलाने के लिए हमें इस नहर को आज के समय में 200 से 250 से हम ज़्यादा चला भी नहीं सकते। तो हम उतना ही रिस्टोरेशन करना चाह रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। आयकर विभाग ने राजधानी देहरादून में करदाताओं को आयकर संबंधी जानकारी देकर करदाताओं की समस्याओं का समाधान किया। जहां देहरादून में आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन और करदाता सेवाओं के विषय पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने करदाताओं को आयकर चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया
और विभागों ने उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर कई व्यापार मंडलों और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं को आयकर संबंधी जानकारी प्रदान करना था और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। इस तरह के कार्यक्रम से करदाताओं को आयकर संबंधी जानकारी प्राप्त करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। इसी के लिए हम लोग आउटरीच प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था बिना धन के नहीं चल सकती। अगर हम चाहते हैं कि आज हमें डिफेंस सेक्टर मजबूत रखना है, हमें अपनी इकोनॉमी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना है, तो और स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, जो भी हम फैसिलिटी इंडिया में अच्छी चाहते हैं, हमारे उसके लिए हमें इनकम टैक्स अच्छे से देना ही होगा। एज ए सिटीजन, एवरीबडी हैज़ ए ड्यूटी टू पे द टैक्सेस। देहरादून में नगर आयुक्त नमामि बंसल के भूमि अनुभाग को दिए 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद शहर भर में अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ चल रहे अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां नगर आयुक्त ने कई मांगों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में लगे अवैध, अनधिकृत और असुरक्षित होर्डिंग्स को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीमों को सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के साथ साथ बार बार सार्वजनिक स्थानों को विकृत करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। वहीं कार्रवाई के दौरान 45 अवैध होर्डिंग, 735 बैनर, 65 कैलेंडर, 2000 झंडे और 2500 पोस्टर हटाए गए। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि यह अभियान प्रभावी रूप से जारी रहेगा और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स अलाउ किए गए हैं, उनके इतर कोई भी अगर इलीगली होर्डिंग पाया जाता है, उसे समय समय पर नगर निगम के द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमने 3 दिन की समय सीमा रखी है कि सभी स्थानों से इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटाया जाना है। कड़ी चेतावनी दी जानी है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण फुटपाथ पर, साइड पटरी पर न किया जाए। इसके लिए चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और जिनके द्वारा लगातार इस प्रकार के ऑफेंसेस रिपीटेडली किए जाते हैं, उनके विरुद्ध पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। खबर चंपावत जिले के सीमांत बनवसा के चंदनी ग्राम सभा से है, जहां सरकार जनता दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैंप कार्यालय टनकपुर ने ग्राम प्रधान प्रमिला जियाल के निवेदन पर लगाया। जनता दरबार चंपावत जिले के मुख्य विकास अधिकारी खाती और उपजिला अधिकारी पूर्णागिरी तहसील के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही चंदनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान की सक्रिय भूमिका भी जनता दरबार में देखने को मिली, जो जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए अधिकारियों के सामने रखती हुई नजर आई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी खाती ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कुल 27 शिकायतें हमारे सामने आई हैं, जिनका हमने मौके पर ही त्वरित समाधान किया। साथ ही कुछ लोगों के प्रस्ताव जो हमारे पास आए, उन्हें हम शासन को भेजकर उन पर भी जल्दी से जल्द काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी चंपावत, उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष, कैंप कार्यालय प्रभारी, बनवसा मंडल अध्यक्ष, कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज चंदनी में कैंप लगाया गया है। रूटीन वर्क में हमारे यहाँ से हर जनपद का हर स्तर के अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। ये बहुउद्देशीय शिविर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर चंदनी में शिविर लगा हुआ है। ये 27 शिकायतें आई हैं। 27 शिकायतों में ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है और जिनके प्रपोजल्स आने हैं, डिमांड बेस्ड हैं, तो उनको यथा समय यथा जगह रखने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए कह दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ये सरकार जनता के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए और जितने भी अधिकारीगण आए उन्होंने इतने अच्छे से उनका निवारण किया है और समस्याओं को सुना। अन्यथा और कुछ पेपर द्वारा भी समस्याएं ली गई हैं, जिनका निराकरण वो अपने स्तर से करते रहेंगे। और यहाँ पे जो जनता है उनमें भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है, वो आगे आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं।
लंबे समय से सड़कों के किनारे पड़ी निर्माण सामग्री लोगों के लिए जी का जंजाल बन रही थी, तो वहीं इस पर गंभीरता दिखाते हुए प्रभारी नगर आयुक्त रामजी शरण शर्मा ने ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की बात कही और लोगों से अपील की कि निर्माण सामग्री को सड़कों के किनारे ना छोड़ें। ऐसा करने पर अब नगर निगम ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई करेगा। सड़कें हैं, समय के प्रभाव से लोगों की जो लाइफ स्टाइल में वृद्धि हुई है, हर व्यक्ति गाड़ी से जाना चाहता है, तो ट्रैफिक का जाम बढ़ता जा रहा है। उसमें भी अगर कुछ वाहन जो है वो डंपिंग करेंगे तो ट्रैफिक के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ता है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि सड़क के निर्माण जो भी आप कराते हैं, आपने यदि रात में कराया तो सुबह तक उसे खाली कर दें। अगर इसके बावजूद भी अगर रहेगा, लंबे समय तक कूड़ा करकट नहीं हटाया है या निर्माण सामग्री नहीं हटाई है, तो फिर हमारी टीम जाके उस पर चालान की कार्रवाई करेगी। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां एनएसएस के छात्रों ने रक्तदान किया, तो वहीं इस आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। बताते चलें कि इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति सुचारू रखना था। हालांकि डोनेशन में आए युवाओं ने कहा कि रक्तदान के लिए सभी को आगे आना चाहिए, जिससे कि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। तो सोबन सिंह जीना प्रांगण में हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लॉन्च हुआ है और काफ़ी लोग उत्सुकता से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और ये नोबल कॉज के लिए किया जा रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिसको भी हो सके वो इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके भविष्य में। कि एनएसएस जो है इकाई के तत्वावधान में आज ये रक्तदान शिविर हो रहा है। और रक्तदान जो है हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि सबसे बड़ा दान है, महादान है। तो रक्तदान हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जितना हो सके संभव रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से हम किसी भी बीमार को या जिसको रक्त की आवश्यकता है उसको रक्त देकर उसकी जान को बचा सकते हैं। तो इस तरह के रक्तदान शिविर परिसर में हमेशा आयोजित होते रहते हैं। सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया था और जिसमें मैंने भी ब्लड डोनेट किया। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है और मुझे लगता है हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे इतनी सारी ज़िंदगी बच सकती है, कभी किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तब। हरिद्वार में एसएसपी की अगुवाई में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने कार्रवाई पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।